मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। कल अपन ने आवेश के बारे में चर्चा की, आवेश का इंट्रोडक्शन, उसके प्रकार, फिर उसी क्रम में कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से कूलाम की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में चर्चा की। उसके आगे क्रम में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं पैराविद्युतांक, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है पैराविद्युतांक? कल अपन ने पढ़ा था कि जो कूलाम बल है किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगता है, बल को F से डिनोट करते हैं। तो कूलाम बल Q1 Q2 अपॉन R², जो कि था दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। वहाँ से अपन ने डिराइव किया था F = K Q1 Q2 अपॉन R²। निर्वात के लिए K का मान 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये जो बल है निर्वात के लिए, तो किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में जो निर्वात के लिए बल लगता है वो अधिकतम होता है अगर इन दोनों आवेशों के मध्य निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम भर दिया जाए। तो उस स्थिति में इस कूलाम बल का मान कम हो जाता है। तो माध्यम की उपस्थिति में कूलाम बल के मान में निर्वात की उपस्थिति की तुलना में जितने गुना कमी होती है उसी को अपन उस माध्यम का पैराविद्युतांक कहते हैं। तो अपन डेफिनेशन इस प्रकार से देख सकते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य का माध्यम निर्वात हो तो आवेशों के मध्य कूलाम बल सर्वाधिक होता है। यदि आवेशों के मध्य अन्य माध्यम भरा हो, जो कि अपन कह सकते हैं निर्वात के स्थान पर, तो कूलाम बल का मान कम हो जाता है। अतः माध्यम की उपस्थिति में कूलाम बल का मान निर्वात की तुलना में जितना गुना कम होता है उसे उस माध्यम का पैराविद्युतांक कहते हैं। पैराविद्युतांक को अपन एप्सिलॉन, इसे कहते हैं एप्सिलॉन सबस्क्रिप्ट में R, तो एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं इसे। तो डेफिनेशन से अपन पैराविद्युतांक का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि निर्वात में आवेशों के मध्य बल, जिसे अपन ने F0 से डिनोट किया है, अपोन में माध्यम में आवेशों के मध्य बल, मीन्स इन दोनों का अनुपात एप्सिलॉन R के इक्वल होगा। कल अपन ने पढ़ा था कूलाम नियम। तो कूलाम नियम से निर्वात के मध्य बल को लिखा F0 = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। उसी प्रकार माध्यम के लिए लिखा था 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R²। दोनों की वैल्यू अपन इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो एप्सिलॉन R = Q1 Q2 अपॉन R² अपॉन में 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R²। कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, तो एप्सिलॉन R = अपने पास बचता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन0। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, आगे बहुत काम आएगा अपने पास। पैराविद्युतांक जो है, इस फॉर्मूले से अपन एक अन्य परिभाषा बना सकते हैं कि किसी माध्यम का जो पैराविद्युतांक है वो उस माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। तो ये डेफिनेशन अपने लिखी है कि माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का पैराविद्युतांक कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने लिए हैं कि इनका मान क्या होगा। जैसे निर्वात के लिए अपन बात करें तो निर्वात अगर माध्यम लिया है तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन0, यहाँ पे भी एप्सिलॉन0, दोनों कैंसिल आउट हो गए 1, तो एप्सिलॉन R का मान अपने पास 1 होगा। ठीक उसी प्रकार शुद्ध जल, उसके लिए इसका मान 80 होता है। मोम, उसके लिए इसका मान 2 से 2.3 के मध्य। कांच के लिए 5 से 10 के मध्य। और हवा और निर्वात के लिए एप्सिलॉन R का मान 1 होता है। वैसे इसका मान 1.00005 समथिंग है, बट अपन उसको 1 के समकक्ष मानते हैं।
धातु के लिए जो अपन सुचालक लें उसके लिए इसका मान होता है अनंत, और अभ्रक इसके लिए होगा 3.6। तो ये अपने पास पैरावैद्युतांक है, जिसमें ये वाला फॉर्मूला अपने काफ़ी उपयोगी है। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक के चलते हैं। कल अपन ने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मैं एक बार फिर से रिपीट करवा दूं, क्या थी कि कोई भी आवेश है, स्रोत आवेश, उस स्रोत आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र होगा जिसको अपने विद्युत क्षेत्र नाम दिया था, और उस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर यदि आप कोई एकांक धन परीक्षण आवेश रखते हैं तो उस एकांक धन परीक्षण आवेश द्वारा जो विद्युत बल अनुभव किया जाएगा उस विद्युत बल को ही अपन क्या कहते हैं, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, उसका गणितीय मान कितना है, उसकी अपन चर्चा करें। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपन ने माना कि एक किसी बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। अब इस प्लस Q से इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र होगा, तो उस विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु O से कोई दूरी R ली अपन ने, R से कोई बिंदु P स्थित है। अब इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वो ज्ञात करने के लिए अपन ने मान लिया कि इस बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश प्लस Q0 स्थित है, ये अपन ने माना है। कल अपने परिभाषा पढ़ी, उसके अनुसार हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला था E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q0, मीन्स उस पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के परिमाण, उन दोनों का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य था। कूलाम का नियम पढ़ा, उसके अनुसार इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल F वेक्टर इज इक्वल्स टू K, दोनों आवेशों का परिमाण Q0 अपॉन दोनों के बीच की दूरी R स्क्वायर और R कैप। यहाँ पे अपने सदिश रूप लिया है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में R कैप जो कि एक एकांक सदिश है जो इस कूलाम बल की दिशा को दर्शाता है। अब कूलाम बल की दिशा कैसे, ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक, इनकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने कि जब समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो बल की डायरेक्शन हो जाएगी ये F वेक्टर। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रख दो F वेक्टर का, तो अपने पास आता है E वेक्टर इज इक्वल्स टू KQ Q0 अपॉन R स्क्वायर, F की वैल्यू, फिर 1 अपॉन Q0 इंटू R कैप, ये जो F के साथ में था। Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया, E वेक्टर इज इक्वल्स टू Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। यहाँ पे आप K की वैल्यू भी रख सकते हैं, K की वैल्यू रखेंगे तो निर्वात के लिए इसके मान होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे बनेगा E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। पुनः यहाँ पे जो R कैप है वो एकांक सदिश है जो कि इस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करता है। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो जो बल लगता है कूलाम बल उसी के अनुदिश होती है। यदि इन दोनों के मध्य निर्वात ना हो, निर्वात के स्थान पर क्या हो, माध्यम हो, और उस माध्यम की अगर विद्युतशीलता एप्सिलॉन हो तो उस स्थिति में माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र दो चीज़ों पे निर्भर कर रहा है, एक आवेश का परिमाण Q और एक उनके मध्य की दूरी के वर्ग पे। तो यहाँ पे मध्य की दूरी जो है उस की डिपेंडेंसी देखें तो उस पर डिपेंडेंसी है कि E जो है वो E व्युत्क्रमानुपाती है मध्य की दूरी के वर्ग के। तो व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, यहाँ पे R स्क्वायर है तो इसकी ढाल R स्क्वायर की मीडियम है, R की कम होती है और R क्यूब की और ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे E और R स्क्वायर के मध्य ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है।
ये अपने पास हो गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपन नेक्स्ट चलें कि अपने विद्युत क्षेत्र तो पढ़ा, बट विद्युत क्षेत्र को अपन देख नहीं सकते, केवल परीक्षण आवेश पास में लाकर उसको महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र को दर्शाएं किस प्रकार से होता है, तो उसको दर्शाने के लिए कुछ काल्पनिक वक्रीय रेखाओं, सतत रेखाओं का उपयोग करते हैं, जिन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो क्या है विद्युत क्षेत्र रेखाएं? जैसे कोई आवेश अपन ने लिया, ये आवेश लिया अपन ने Q प्लस का है, तो इसके चारों ओर का कोई क्षेत्र है, वो मान लिया कि क्षेत्र यहाँ तक का है, तो अपने को दिखाई तो दे नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेगी, क्षेत्र की दिशा कैसे है, क्षेत्र कैसा है, तो उसी को व्यक्त करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की आवश्यकता होती है। तो विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए, व्यक्त करने के लिए काल्पनिक सतत रेखाओं का उपयोग किया जाता है, जिन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। जैसे कि ये आवेश था, तो यहाँ पे अपन इसके लिए इस प्रकार से कुछ रेखाएं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिन्हें आप कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब उनकी डायरेक्शन कैसे है, वो सब अपन इसके गुणधर्म में देखते हैं। तो इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? पहली प्रॉपर्टी ये है कि विद्युत क्षेत्र, जैसे ये अपने पास विद्युत क्षेत्र था, ये कोई आवेश है, और इस आवेश का ये विद्युत क्षेत्र अपने रिप्रेजेंट कर रखा है, जैसे ये इसका विद्युत क्षेत्र है, इसके चारों ओर का। तो इस विद्युत क्षेत्र के कोई भी बिंदु अपन ले लें, ये बिंदु अपन ने ले लिया, तो इस बिंदु पर अगर कोई अपन स्पर्श रेखा खींचे, तो वो स्पर्श रेखा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। तो फर्स्ट पॉइंट अपना यही है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। दूसरा पॉइंट कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। मीन्स यहाँ पे अगर आपके पास कोई आवेश है एक प्लस Q, तो इससे निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी बाहर की ओर, इस प्रकार से। और कोई एक ऋण आवेश है, सपोज दैट -Q, तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी वो होगी अंदर की ओर। तो ये प्रारंभ होती हैं धनावेश से और समाप्त होती हैं ऋण आवेश पर। तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्रों की रेखाओं की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव आवेश की ओर होती है। थर्ड, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव खुला लूप बनाती हैं। मीन्स ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। बंद लूप का मीनिंग क्या है? जैसे ये है, एक बिंदु से यहाँ से कोई रेखा स्टार्ट हुई और पुनः यहीं जाकर मिल जाए, ये बंद लूप होता है। तो इस प्रकार से ये रेखाएं नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि अपन ने कहा कि प्लस आवेश से प्रारंभ होती हैं और माइनस पे समाप्त होती हैं। तो अगर प्लस आवेश से प्रारंभ हुई तो कभी ये नहीं हो सकता कि ये वापस यहीं पे समाप्त हो जाए, क्योंकि समाप्त तो नेगेटिव चार्ज पे होंगी, यहाँ तो पॉजिटिव है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाती, हमेशा खुला लूप का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से रहती हैं ये खुले लूप की फॉर्म में। नेक्स्ट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, क्योंकि यदि वे काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जो कि विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेंगे, जो कभी भी संभव नहीं। कैसे? ये अपन ने माना कि मान के चलते हैं कि दो अपने पास विद्युत बल रेखाएं थी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इन्होंने काट दिया एक दूसरे को, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इस कटान बिंदु पर इसके अकॉर्डिंग मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो वो इस प्रकार से, इसके अकॉर्डिंग मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो वो इस प्रकार से। तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींच गई, और पहला बिंदु अपना यह था कि किसी बिंदु पर खींच गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो यहाँ इस बिंदु पर अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कितनी होंगी? दो। लेकिन एक ही बिंदु पर कभी भी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती, इसलिए अपन कहते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। जैसे कि अपने पास
ये कोई समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ का मीनिंग क्या है, ये अपन नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। तो जैसे कि मेरे पास ये समविभव पृष्ठ है, ये पॉजिटिवली है, तो यहां से अगर ये प्रारंभ हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं, तो इस सतह पर ये सदैव लंबवत होंगी। बाद में जाकर हो सकता है वक्रीय रूप धारण कर लें, तो जैसे यहां से निकलेंगे तो ये लंबवत होंगी, फिर वक्रीय रूप में जा सकती हैं। ठीक उसी प्रकार अगर कोई ऋणावेशित पृष्ठ है, ये ऋणावेशित पृष्ठ है, तो इस पर आकर समाप्त होंगी तो वक्र रूप में आ रही है, लेकिन जब इसमें प्रवेश करेंगी तो यहाँ पे कैसे होंगी, ये लंबवत होंगी, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगी। तो यही अपन ने बताया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर होती हैं। कोई एक समान विद्युत क्षेत्र अपन ने मान लिया, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। समान विद्युत क्षेत्र का मीनिंग है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र, तो इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर मैं अगर स्पर्शरेखा खींचूंगा तो ये इस प्रकार से आएगी। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा इस विद्युत क्षेत्र के देखो समांतर है, इसकी दिशा में है। जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट लूँ तो इस प्रकार से, यहाँ पर कोई पॉइंट लूँ तो इस प्रकार से, तो ये विद्युत क्षेत्र के समांतर होती हैं। यही बात अपन ने बताई है यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना है कि विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की दिशा के अभिलंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात में होती है। जैसे कि अपन ने मान लिया कि अपने पास कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं, ये कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत कोई पृष्ठ मान लिया एकांक, जैसे कि पृष्ठ है ए, एक दूसरा पृष्ठ यहाँ पे मान लिया ये बी, एक ये पृष्ठ मैंने मान लिया सी। तो इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, उनकी संख्या जो है वो इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करेगी। जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा, और जहां पे दूर दूर है, कम है, वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम। जैसे कि मैं बात करूं इन तीनों क्षेत्रफलों की, तो ए क्षेत्रफल में से गुजरने वालों की संख्या ज्यादा है, बी में थोड़ी कम है, सी में बिल्कुल कम है। तो यहाँ पे अपन ठीक उसी प्रकार एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। तो इसमें बता सकते हैं कि ए पृष्ठ पर इस स्थान में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम होगी, फिर बी वाले में कम होगी और सी वाले में बिल्कुल कम। तो इस क्रम में अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये थे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म अपन इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट टॉपिक अपना है एक इंपॉर्टेंट थिंग, नोट, कि कोई सम विद्युत क्षेत्र लिया अपने ई वेक्टर। अभी अभी बताया मैंने सम विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान हो। तो कोई सम विद्युत क्षेत्र लिया है, अगर उसमें कोई प्रेक्षण आवेश Q नोट रखा है तो उस पर लगने वाला विद्युत बल जो कूलाम बल था वो ये होगा, F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q नोट ई वेक्टर। ये अपन ने कहां से लिखा है, ये कूलाम के नियम से ही लिखा है। कैसे? अभी अपन ने बताया कि F इज इक्वल्स टू होता है के कैपिटल Q नोट अपॉन R स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये अपने पास बचेगा F इज इक्वल्स टू Q नोट E, वही अपन ने लिखा है, Q नोट रह गया, इसको मैंने ई की फॉर्म में लिख दिया। तो विद्युत बल इतना लगता है F इज इक्वल्स टू Q नोट ई वेक्टर। तो इस बल की डायरेक्शन क्या होगी, कोई विद्युत क्षेत्र उसमें रखा हुआ है, ये निर्भर करेगा कि ये आवेश किस प्रकृति का है, पॉजिटिवली है या नेगेटिव है। तो यदि परीक्षण आवेश पॉजिटिव है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। जैसे यहाँ पे मैंने एक धनात्मक आवेश दर्शाया है Q नोट, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस साइड में है, तो इस पर लगने वाला जो बल है उस बल की दिशा भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। और यदि आवेश ऋणात्मक है तो उस स्थिति में इस आवेश पर जो लगने वाला विद्युत बल है उस बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है।
जैसे यहाँ पे मैंने माना है कि एक दूसरा कोई चार्ज रखा हुआ है, ये नेगेटिवली है, तो ये ऋणात्मक आवेश क्यू नोट है, इसके ऊपर कैसे लगेगा बल, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये थी, तो इस पर लगने वाले बल की डायरेक्शन ये होगी। अगर आप वेक्टर फॉर्म में इसको दर्शाते हैं तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह भी लगा सकते हैं, और ये ऋणात्मक चिन्ह केवल और केवल इस बल की दिशा को विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दर्शाता है। तो ये एक अपने पास आगे काम आएगी, ये नोट को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण। काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है। इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होते हैं विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अभी अपन ने आवेशों के बारे में चर्चा की थी। तो यदि कोई दो आवेश, अब आवेश में कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये कि कोई दो आवेश हैं, दोनों आवेशों का परिमाण समान होना चाहिए और दिशा विपरीत। परिमाण मीन्स उनका जो संख्या है, न्यूमेरिकल जो वैल्यू वो समान होनी चाहिए। जैसे एक आवेश मेरे पास प्लस क्यू है तो इसका परिमाण हो गया 1, और कोई दूसरा आवेश है माइनस क्यू, तो देखो इसका परिमाण भी हुआ 1। प्रकृति दोनों की विपरीत है, ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक है। ये दोनों यदि अत्यल्प दूरी पर, इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है, अत्यल्प दूरी पर स्थित हो, वो दूरी अपन मान के चल रहे हैं 2l। जो 2l है इसको आप d भी मान सकते हैं। 2l अपन अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इसको अपन मान के चल रहे हैं, क्योंकि आगे जो अपन डेरिवेशंस करेंगे उनमें अपन इनको बीच में से डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड में बराबर बराबर मात्रा में अपने को मिल जाएगी l और l। ये अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप d भी इसमें मान सकते हैं। तो कोई दो आवेश जो कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के हैं, यदि अत्यल्प दूरी पर स्थित हैं, तो ये जो सिस्टम, ये जो निकाय बना है, इसी को अपन क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव। दो ध्रुव हैं, एक ध्रुव है प्लस क्यू और एक ध्रुव है माइनस क्यू। ये 2l दूरी पर हैं, तो ये कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। ये अपन चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ बना सकते हैं अपन कि दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यल्प दूरी पर स्थित हों तो बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये विद्युत द्विध्रुव ड्रॉ कर दिया हूँ मैं। ये एक प्लस क्यू आवेश है और एक दूसरा माइनस क्यू आवेश है, दोनों का परिमाण समान, प्रकृति है विपरीत, एक प्लस है तो एक माइनस, और दोनों 2l दूरी पर स्थित हैं। तो ये निकाय जो बना ये अपने पास विद्युत द्विध्रुव बना। अब इस विद्युत द्विध्रुव में दो बिंदु आते हैं, एक होती है द्विध्रुव की अक्ष और एक होती है निरक्ष। इन दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको अपन कहते हैं इस द्विध्रुव की अक्ष, और इनका जो मध्य बिंदु है वो अपन ये मान के चल सकते हैं O। तो द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत, ये तो अक्ष हो गई, इसके लंबवत कुछ इस प्रकार से होगा। तो अक्ष के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होगी उसे अपन कहते हैं द्विध्रुव की निरक्ष, या इसका दूसरा नाम है विषुवतीय रेखा। इस नाम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो कि ये है, इसे अपन द्विध्रुव की अक्ष तथा अक्ष के लंबवत व केंद्र से गुजरने वाली रेखा को निरक्ष कहते हैं। अपन यहाँ ड्रॉ करके देख सकते हैं, यह है प्लस क्यू आवेश और ये इसकी अक्ष हो गई, ये अक्ष है, तो ये इसका केंद्र बिंदु। तो केंद्र बिंदु से गुजरने वाली और अक्ष के लंबवत ये रेखा कहलाती है, जैसे मैं इसको नाम दे दूं ए बी, ये होगी अपनी द्विध्रुव की निरक्ष। तो ये अक्ष और ये निरक्ष। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, बड़ा ही सिंपल परिभाषा है। जैसे ये अपन ने भी द्विध्रुव बनाया है, तो इस द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कोई सा भी ले सकते हो, ये या ये, का परिमाण, तो परिमाण तो दोनों का समान है, कोई सा भी ले सकते हैं। तो किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, इनका गुणनफल किसके तुल्य होगा, द्विध्रुव आघूर्ण के। द्विध्रुव आघूर्ण को अपन P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपना है द्विध्रुव आघूर्ण।
तो विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के सदिश गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि तो इसकी दिशा भी होगी, और इसकी दिशा हमेशा याद रखना ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी। तो अपन ने माना, फिर से एक द्विध्रुव लेते हैं अपन, तो एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, अत्यल्प दूरी 2l पर स्थित है, ये 2l पर स्थित है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा P वेक्टर, सदिश राशि तो वेक्टर लगा सकते हैं, इज इक्वल्स टू Q और दोनों के बीच की दूरी, तो Q मल्टीप्लाई 2l। अब भौतिक राशि तो मात्रक होगा। मात्रक क्या अपन पढ़ चुके हैं, आवेश का मात्रक था कूलम, और दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो मात्रक हो गया कूलम इंटू मीटर। इसको सम्मिलित रूप से आप कह सकते हैं, इसका मात्रक होता है डिबाई। तो 1 डिबाई इज इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10⁻³ कूलम इंटू मीटर। तो ये इसका अन्य मात्रक है। तो इसका मान आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि एक डिबाई में कितने कूलम इंटू मीटर, वो होते हैं 3.3 गुणा 10⁻³ कूलम इंटू मीटर। तो ये अपना हुआ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब अपन कल चर्चा करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कितना, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, कल चर्चा करेंगे इस पे। धन्यवाद।